नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नेता विपक्ष बनने के बाद पहली बार आज राहुल गांधी ने लोकसभा में कमान संभाली तो सरकार पर हमलों की झड़ी लगा दी। अपने लंबे भाषण में उन्होंने हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, किसान, नोटबंदी, हिंदुत्व, नीट परीक्षा और अयोध्या के मुद्दे पर मोदी सरकार पर चौतरफा वार किया। स्पीच के दौरान दो बार ऐसा मौका आया जब प्रधानमंत्री अपनी सीट से उठे। उन्होंने राहुल पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। उसके बाद राहुल को जवाब देने की जिम्मेदारी मोदी सरकार के मंत्रियों ने संभाल ली। राहुल हमले करते रहे और उनके हमलों का जवाब देने में ताकतवर मंत्रियों ने तनिक भी देर नहीं की। इस दौरान संसद में खूब हंगामा हुआ। अपने भाषण में राहुल ने आरोप लगाया कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो दिन रात हिंसा, नफरत, असत्य करते हैं। इतना कहते ही सदन में बवाल हो गया। बीजेपी नेताओं ने इस पर तुरंत आपत्ति जताई। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताने के लिए राहुल से माफी मांगने की मांग की। इसके बाद राहुल ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई और कहा कि उनके कंधे के पीछे त्रिशूल है जो हिंसा का प्रतीक नहीं है। अगर वो हिंसा का प्रतीक होता तो दाएं हाथ में होता। सदन में राहुल के भगवान शिव, गुरु नानक, ईसा मसीह और इबादत की तस्वीर दिखाने पर भी खूब हंगामा हुआ। लेकिन राहुल रुके नहीं। उनके तीखे हमलों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। उन्होंने अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह भी बताई और आरोप लगाया कि पीएम ने अयोध्या की जनता को डरा कर रखा है। राहुल ने यह भी दावा किया कि मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के आंतरिक सर्वे से आए हार के संकेतों के बाद उन्होंने वाराणसी से ही मैदान में उतरना बेहतर समझा और वाराणसी में भी बड़ी मुश्किल से जीत वो हासिल कर सके। राहुल ने आज जो कुछ कहा, राहुल का जो आज 2.0 अवतार हमें दिखाई दिया, उसी से जुड़े सवाल हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे, वो भी ताल ठोक के। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। जय संविधान। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। और व्यास ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। आप हिंदू हो ही नहीं। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, नफरत, असत्य। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। चलिए,
राहुल का 2.0 अवतार आपने देखा और ये पहले के राहुल गांधी से बिल्कुल अलग है। अब कितना तथ्यों पर है, कितना तथ्यों से अलग है, डिबेट में निकल करके सामने आएगा। लेकिन आज डिबेट में जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनका मैं एक इंट्रोडक्शन करा दूं। शलभमणि त्रिपाठी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रामकृपाल सिंह मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, वरिष्ठ पत्रकार। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ होंगे समाजवादी पार्टी से। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता। डीके दुबे होंगे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का हमें इंतजार रहेगा, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शलभमणि त्रिपाठी, सबसे पहला सवाल आपसे। हम जब रामायण और महाभारत के सीरियल देखा करते थे तो देखते थे कि भाई एक दूसरे की तरफ तीर छोड़ा जाता था, तो जो एक तीर छोड़ा जाता था वो तो मैनेजेबल होता था, लेकिन जब कभी कई सारे तीर एक साथ छोड़ दिए जाते थे तो वो बड़ा घबराहट की स्थिति पैदा कर देते थे। कहीं ना कहीं आज मुझे देख करके लगा कि राहुल गांधी ने जो एक साथ कई तीर छोड़े उससे बीजेपी थोड़ी सी हिल गई। पीएम को उठना पड़ा, गृह मंत्री को उठना पड़ा, रक्षा मंत्री को उठना पड़ा। मतलब पहले राहुल गांधी बोलते थे तो ये सिर्फ बैठकर हंसते थे, लेकिन आज जवाब देने के लिए उठे। अनुराग जी, आपका हो सकता है व्यक्तिगत आकलन हो, नहीं तो बहुत सारे लोग टेलीविजन देख रहे थे, बहुत सारे लोग आज प्रोसीडिंग देख रहे थे, हाउस की कार्रवाई देख रहे थे। उनमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगा कि जैसे वो दिवाली के जो रॉकेट होते हैं, दिवाली के रॉकेट, कि जिनको आप बड़ी शिद्दत के साथ उसमें आग लगाइए और पता चले कि वो 20 मिनट डिलेड होकर रॉकेट वापस लौट आता है जमीन के भीतर। तो राहुल गांधी जी में आपको परिवर्तन दिख सकता है, आपको हो सकता है कोई नया अवतार नजर आ रहा हो, कोई नया उनका स्वरूप नजर आ रहा हो, पर देश के लोग जो जिस प्रकार की अपेक्षा उनसे करते हैं और देश के लोग जो उनके बारे में नैरेटिव रखते हैं, जो परसेप्शन रखते हैं, राहुल गांधी उसी रूप में आज नजर आए। जो उन्होंने बातें कही, मुझे लगता है कि आपने कहा प्रधानमंत्री जी को उठना पड़ा, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं उठेंगे? अगर आप इस देश के हिंदुओं को के बारे में इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करेंगे कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बातें करते हैं, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो असत्य बोलते हैं। इस पूरे पैनल पे एक भी कोई नॉन हिंदू नहीं है, सब हिंदू हैं। लेकिन आप जरा देखिए, उसके बावजूद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, और ठीक है सब अलग अलग विचारधारा के, इसमें एक व्यक्ति को मैं मान सकता हूं कि हाँ वो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, लेकिन अनुराग मुस्कान भी हिंदू है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू हिंसा करता है? क्या हिंदू क्या असत्य बोलता है? हिंदू क्या पूरे दिन केवल अपराध की बातें करता है, गुनाह की बातें करता है? तो राहुल गांधी जी में वही नफरत नजर आई जो पिछले कई वर्ष। शलभ जी, राहुल गांधी को स्पेसिफिकली बोलना चाहिए था, मैं मानता हूं, लेकिन बाद में आपत्ति दर्ज कराने के बाद उन्होंने कह दिया, इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया कि वो हिंदू बीजेपी के लिए कह रहे थे, बीजेपी के नेताओं के लिए कह रहे थे। देखिए, ये मैं तो कह रहा हूं कि अनुराग मुस्कान जैसे कोई परम विद्वान हो सकते हैं कि जो इसका मायने निकाले, पर मेरे जैसा जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो तो यही मतलब निकालेगा कि भाई जो हिंदू के बारे में उठाते, शुरुआत वो इसी से करते हैं कि हिंदू जो अपने आप को कहता है वो हिंसा की बातें करता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब इजराइल पे हमला हुआ और इजराइल पे हमले के बाद जब वहां से दरिंदे लौटे तो जो लोग जश्न मना रहे थे वो हिंदू थे या मुसलमान थे या सिख थे या ईसाई थे, ये जानना चाहिए। आज कश्मीर के भीतर जो लोग बेगुनाहों का कत्लेआम करने का प्रयास करते थे या कभी करते थे, वो हिंदू थे या कौन थे? मैं शलभ जी आपको बड़ी माफी के साथ रोकूंगा। मेरे साथ कृष्णपाल गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर इस वक्त जुड़े हुए हैं, कुछ ही समय के लिए जुड़े हैं, तो मैं एक बार उन्हें ले लेता हूं। कृष्णपाल जी, टाल ठोक के डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कुछ संसद में हुआ उसे इंडिया गठबंधन राहुल 2.0 की तरह से देख रहा है। राहुल का एक बदला हुआ रूप, संविधान से लेकर के जो उन्होंने लड़ाई शुरू की थी वो आज कितने सारे मुद्दे उन्होंने गिना दिए और सरकार को घेरने में वो सफल रहे, ऐसा इंडिया गठबंधन का मानना है, क्योंकि पीएम को जवाब देने के लिए उठना पड़ा। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अच्छा, आज राहुल जी ने नेता विपक्ष के पद को शर्मसार किया है। आज जिस तरह के तथ्यहीन बातें उन्होंने की हैं, बगैर किसी सबूत पर आधारित, जिस कांग्रेस नेता विपक्ष को ये नेता सदन और स्पीकर में अंतर मालूम ना हो, जो स्पीकर को नेता सदन कहता हो, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? जिसने अग्निवीरों के बारे में झूठ बोला, जिसने तमाम वो बातें की जिनका कोई आधार नहीं था, और जिस तरह उन्होंने एक धर्म के बारे में बातें की हैं, ये शोभा नहीं देती। मैं कहता हूं, कांग्रेस एक ऐसे नाकाबिल व्यक्ति को ढो रही है और उसी का कारण है कि कांग्रेस का ये पतन निरंतर होता जा रहा है। एक लंबे समय के बाद विपक्ष को नेता विपक्ष का पद मिला, और आज जिस तरह नेता विपक्ष ने बातें की हैं
पूरे देश ने आज उसको अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है कि किस तरह का व्यवहार था उसका। जिस आदमी को, मैंने फिर कह रहा हूं, नेता सदन और स्पीकर में क्या अंतर है? जो स्पीकर को नेता सदन कहता हो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो इसलिए राहुल इस काबिल नहीं है, लेकिन मैं समझूं ये कांग्रेस की बदकिस्मती है कि उसके पास इसके अलावा कोई सौदा नहीं है, इसलिए उसको ढोई जा रही है। नहीं, लेकिन कांग्रेस आज, कृष्णपाल गुर्जर जी, कांग्रेस आज बड़ी खुश है। कांग्रेस कह रही है कि पहले राहुल गांधी के बयान पर जो लोग हंसते रहते थे, आज उन्हें खड़े होकर के राहुल गांधी की बात का जवाब देना पड़ रहा है। देखिए, जवाब नहीं, एक जो तथ्य बात करेगा उसका तथ्यों के साथ जवाब तो देना पड़ेगा ना। लेकिन जो सवाल हमारे नेताओं की तरफ से किए उसका कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसका कोई, उसने सदन की गरिमा को गिराया है, पूरे सदन के नेता विपक्ष के पद को शर्मसार किया है। उसकी बड़ी गरिमा होती है, नेता विपक्ष के पद की बड़ी इज्जत से देखा जाता है। आज उसने उस पद को शर्मसार किया है, जिसको सारे देश ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। कोई बात उनके पास कहने के लिए नहीं थी सिवाय निराधार तथ्यहीन आरोप लगाने के। और ये सब इसलिए है, वो लगातार हार से बौखलाए हुए हैं जी। हार उन पर बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है जी, इसलिए ये हालत है उनकी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कृष्णपाल गुर्जर जी, हमसे जुड़िए आप और हमसे बात की। अखिलेश प्रताप सिंह जी, नेता विपक्ष की पद की गरिमा को गिराया है और बहुत निंदनीय व्यवहार इसे भारतीय जनता पार्टी, और अभी आपने केंद्रीय मंत्री किशन पाल सिंह गुर्जर जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि बहुत ही निंदनीय व्यवहार रहा, जो तथ्यों से परे था। जो कुछ राहुल गांधी ने कहा वो बहुत भ्रामक था। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें मोदी चालीसा करनी चाहिए थी, कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। जो उन्होंने कहा उस पर हम क्या कहें। लेकिन आज पूरा देश जो नेता प्रतिपक्ष से देश की पीड़ा सदन में सुनना चाहता था, राहुल गांधी जी ने आज देश की आत्मा बन करके सदन में वो बात रखी। आज किसान किस तरह से परेशान है पिछले वर्षों से, कई वर्षों से, नौजवान के साथ किस प्रकार से ये सरकार छल कर रही है, सेना में किस प्रकार से अग्निवीर और तमाम स्कीमों को लेकर के कैसा व्यवहार हो रहा है, किसानों के साथ कैसी दुर्दशा दुर्गति और उनके साथ कैसा सौतेला व्यवहार हो रहा है, कुछ उद्योग घरानों के साथ किस तरह से सरकार बल गई है, बाहें मिलाए अपना सारा योजनाएं उनके लिए बना रही हैं, और महंगाई कितने चरम पे है, उसका कितना दुष्प्रभाव है, और अयोध्या ने क्या मैसेज दिया, और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पूरे कैबिनेट के साथ जी घबराए, परेशान और चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी सदन में दिखते रहे। एक एक करके सारे मंत्री, सारे उनके जिसे उनका अपना किचन कैबिनेट कहना चाहिए दरबार, वो उठे, प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। प्रधानमंत्री उठे, गृह मंत्री उठे, रक्षा मंत्री उठे, संसदीय कार्य मंत्री उठे, कृषि मंत्री उठे और कई मंत्री उठे, लेकिन अकेले राहुल जी के उस भावनाओं को, जो देश की भावना है, उस प्रकटीकरण का जवाब नहीं दे पाए, एक शब्द नहीं बता पाए। क्या अग्निवीर को पेंशन मिलती है? क्या अग्निवीर की नौकरी सिर्फ 4 साल की नहीं होती है? क्या अग्निवीर को शहीद का दर्जा मिलता है? ये सब तो अग्निवीर जब योजना लागू की गई थी तभी बता दिया गया था। इसमें नया क्या था? भाई यही तो रखा उन्होंने, जिससे ये लोग कह रहे थे। जी तो आप क्यों जी नया नहीं है, फिर वो क्यों कह रहे थे कि नहीं ये लोग गलत बोल रहे हैं? वो नहीं, अमित शाह 1 करोड़ वाले मसले पर 1 करोड़ वाले मसले पर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये गलत कहा जा रहा है, मरणोपरांत उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। ये बात गलत, ये बात राहुल गांधी ने गलत कही कि 1 करोड़ रुपए उन्हें नहीं मिलता। मरणोपरांत राहुल जी ने सारी बातें गिनाई। मरणोपरांत हर सैनिक को, चाहे अग्निवीर हो चाहे फौजी हो, सेना में नौकरी करने फौजी का तगमा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत वाला जाता है।
वो सिर्फ नौकरी करने नहीं जाता है, उसके सेंटिमेंट को आप नहीं पहचान पा रहे हैं। अब नौजवानों से जाके बात करिए, 10 साल हो गए, एक पीढ़ी बर्बाद कर दी मोदी जी और बीजेपी ने। जो लड़के 10 साल से तैयारी कर रहे थे परीक्षा दे करके, परीक्षा दे के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, अब की मेरा रिजल्ट सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। सुबह पढ़ते हैं अखबारों में कि पेपर लीक, अवसर नहीं मिला। 10 साल तक कितने परीक्षाएं लीक हुई? 70। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए वो ओवरेज हो गए, उन परिवारों, उन बच्चों से कभी मिलके देखिए, उनकी पीड़ा को आप, उनकी पीड़ा को कभी आप महसूस किए हैं? ठीक है अखिलेश जी, मैं लौटता हूं आपके पास। महसूस किया है शलभ मणि जी, उस परिवार के लोगों को जिन्होंने पूरे परिवार का सहयोग करके उन बच्चों को पढ़ाया है, कैसे कैसे फीस की व्यवस्था करते हैं, कैसे कैसे पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं। अखिलेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परीक्षा दे करके वो कैसे कैसे जाके इम्तिहान देते हैं और बड़े खुश होते हैं कि इस बार मेरी तैयारी सफल होगी, और सुबह जब अखबार में पढ़ते हैं कि पेपर लीक, क्या गुजरती है उन सब पे? ठीक बात है। कौन जिम्मेदार है? शलभ मणि जी, कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने आज वही बोला है जो आम जनता सुनना चाहती थी। जो मोदी से सवाल कोई पूछ नहीं पा रहा था, जो सरकार से सवाल कोई पूछ नहीं पा रहा था, वो राहुल गांधी ने आज पूछे हैं। आप इसे कैसे कह रहे हैं कि नेता विपक्ष की गरिमा को उन्होंने धूमिल किया है? अनुराग जी देखिए, अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था, उसमें वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे, अपना दूसरा गाल आगे कर दे। अब जब हमसे पूछिए कि जीसस क्राइस्ट ने कहा है या महात्मा गांधी ने कहा है, अब ये बात अखिलेश प्रताप सिंह जी को लगता है कि बहुत बड़े महापुरुष हैं, इतने बड़े परम विद्वान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप राहुल गांधी जी को परम विद्वान मानिए, महापुरुष मानिए, हम बहुत खुश हैं। उनके नेतृत्व में आप तीसरा चुनाव हारे हैं, तीसरी बार उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। आपने सदन के भीतर झूठ बोला, आपने कहा कि नहीं साहब, अग्निवीर अगर शहीद हो जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। सामने खड़े होकर रक्षा मंत्री जी ने आपका झूठ वहां पे बेनकाब कर दिया। अब आप कहते हैं कि साहब जवाब देना ना पड़ा। आप इस प्रकार से देश को सेना के मुद्दे पर अगर आप गुमराह करेंगे, और देश को नहीं पूरी दुनिया देखती है, जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है पूरी दुनिया देखती है, आप पूरी दुनिया के सामने इस प्रकार का मजाक उड़ाएंगे और आप अपेक्षा करेंगे कि नहीं साहब रक्षा मंत्री जी उठ के जवाब न दे, क्यों नहीं देंगे? तो राहुल गांधी जी का नया अवतार कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, लेकिन हमारे लिए उसमें कोई बदलाव नहीं है। हमने जब पहला भाषण सुना था, तथ्यहीन, देश के खिलाफ, देश की मर्यादा के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, देश की संस्कृति के खिलाफ राहुल गांधी ने पहला भाषण दिया था। राहुल गांधी आज भी वो करने की कोशिश कर रहे थे, एंग्री यंग मैन की भूमिका में आते थे। अनुराग जी आपने भी देखा होगा कि मंच पे बाकायदे स्क्रिप्ट लिखी जाती थी कि बाहर चढ़ाइएगा और लेटर फाड़िएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर भी पत्र फाड़ते थे, मंचों पर भी पत्र फाड़ते थे, लेकिन इस देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। आप हिंदुत्व को हिंसक कहेंगे, हिंदुत्व को हिंसा के लिए दोषी कहेंगे। आप में अगर हिम्मत है, मैं पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी यहाँ पे हैं और सम्मान से पूछना चाहता हूं, हमारे देवरिया से आते हैं, क्या राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी किसी नेता की हैसियत है कि अभी इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल के दिखा दें? आप एक शब्द बोल के दिखा दीजिए कि हाँ इस्लाम में जो लोग हैं वो हिंसा करते हैं, आतंकवाद करते हैं। आपकी हैसियत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत आसान लगता है कि हिंदुओं पर हमला कर दो, भगवान राम के खिलाफ बोल दो, हिंदुत्व के खिलाफ बोल दो, सनातन को डेंगू बोल दो, मलेरिया बोल दो। लेकिन ये देश आपको बिल्कुल सही जगह रखे हुए हैं। आप बिल्कुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका में कर रही है। आपको मैं पूछ लेता हूं एक छोटा सा रिएक्शन अखिलेश जी, उसके बाद मैं अपने बाकी मेहमानों के पास रुख करता हूं। अखिलेश जी एक छोटा सा रिएक्शन। जी अनुराग जी, ये वही भाजपा के नेता हैं, अयोध्या हारने के बाद अयोध्या वासियों के प्रति कितने अनर्गल, अमर्यादित और सभ्यता के साथ कहिए, जिसके ये जो हम बोल नहीं सकते, उन भाषाओं का प्रयोग किया था, क्योंकि अयोध्या की जनता ने हरा दिया। कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए गए अयोध्या के लोगों के लिए। ये है भक्त, ये है हिंदू। अगर अयोध्या की जनता ने हरा दिया तो आप वहां की जनता को गालियां निकालेंगे, उन्हें कोसेंगे, उनका उपहास करेंगे। किसने गाली दी? शब्दों का प्रयोग करेंगे। तमाम लोगों ने, कई लोग तो पुलिस पकड़ी, कई साधु संतों ने भी कुछ बोला, कई बीजेपी के लोगों ने बोला। दरअसल में बात यह है कि अब मुद्दों पे जवाब दे नहीं पा रहे हैं। विश्व गुरु बनते हैं ना, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी, युद्ध रुकवाने की दम भरते हैं ना, बायोलॉजिकल नहीं है ना, अवतार है ना। एक परीक्षा कंप्लीट करा दो मेरे भाई प्लीज। 10 सालों में उन नौजवानों की पीड़ा का इलाज कर दो जो ओवर एज हो गए, 10 साल परीक्षा देते देते और सरकारी नौकरी से वंचित रह गए।
सिलेक्शन से उनको अवसर ठीक है, नहीं आपके सवाल का जवाब मैं शलभ मणि जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं घनश्याम तिवारी जी का रुख करूंगा। आप ही के साथी अखिलेश जी, घनश्याम तिवारी जी। घनश्याम तिवारी जी, लेकिन फिर भी क्या ये बोलना शोभा देता है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा 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 हिंसा, असत्य असत्य असत्य, नफरत नफरत नफरत, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं? नमस्कार अनुराग जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और दर्शकों को जी। 3 बातें अहम हैं। आपके दर्शक पिछले 10 साल से देख रहे हैं, जी न्यूज पर भी देखा है, देश के अन्य मीडिया चैनलों पर भी देखा है। 10 साल से हम जैसे प्रवक्ताओं को, अखिलेश प्रताप सिंह जैसे प्रवक्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और कई चैनल के एंकर्स भी मिलकर के उनके साथ कहते थे ये राम भक्त नहीं है, ये हिंदू विरोधी हैं। हमारी पार्टियों को कहा गया जो नकली सर्टिफिकेट हिंदू होने का 10 साल से भारतीय जनता पार्टी बांट रही थी, आरएसएस बांट रही थी और कई चैनल भी बांट रहे थे, उस सर्टिफिकेट की दुकान भगवान राम ने अयोध्या में स्वयं बंद करा दी। जिस संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने 400 पार और एक अकेला सब पर भारी का नारा लगाया और पूरे जनतंत्र का मजाक उड़ाया, उस जनतंत्र ने नरेंद्र मोदी जी के झूठ को एक्सपोज कर दिया, पर्दाफाश कर दिया। जिस महात्मा गांधी को आज भी देश के तमाम लोग महात्मा मानते हैं, उस महात्मा गांधी को आरएसएस की ट्रेनिंग लिए हुए एक व्यक्ति ने, जिसको आज भी भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं महात्मा गांधी का कोट भूल गए राहुल गांधी। कहा था महात्मा गांधी ने जीसस क्राइस्ट को क्रेडिट दे दिया। बात पूरी करने दीजिए, तीसरा ही वाक्य है, बात पूरी करने दीजिए प्लीज। उस महात्मा गांधी को यह बताते हुए कि वो हिंदू विरोधी है, एक आरएसएस के ट्रेंड व्यक्ति ने गोली मारी, आरएसएस के ऊपर उस असैसिनेशन का, हत्या का आरोप लगा, आरएसएस ने मिठाई बांटी। तो जब देश आजाद हुआ था उस समय आरएसएस के लोग ब्रिटिश राज का समर्थन कर रहे थे। देश के आजादी के बाद से आज तक जो सामाजिक लड़ाई लड़ा है, उस लोकतंत्र की लड़ाई लड़ा है, उसे हिंदू विरोधी कहना, उसे राम विरोधी कहना, यह भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा रहा है। और उस चाल चरित्र चेहरे को ये बात भी एक्सपोज करती है कि आज संसद में भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ा कि आप भगवान शिव की तस्वीर नहीं दिखा सकते। जहां पर हमारे संविधान में तमाम देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी संसद में बहुमत होने के बाद, चाहे एनडीए का ही बहुमत हो, संविधान में देवी देवताओं की तस्वीरें हैं या हटवा दी गई? घनश्याम तिवारी जी, अपडेट तो कर लीजिए, आप खुद को अपडेट तो कर लीजिए, और किसने हटवाई ये भी बता दीजिए। चलिए आप इसके ऊपर एक कार्यक्रम करिए और इसके हम सच सामने रखेंगे। जो संविधान की प्रति पार्लियामेंट में रखिए। देखिए अनुराग मुस्कान जी, मैंने कई बार आपके पास जो व्हाट्सएप की खबरें आती हैं उसको आप न्यूज बना देते हैं, उसके बारे में ना, इसको भी आप उस वाले चैनल पर नहीं बैठे हैं, आप जी न्यूज पर हैं। यहाँ व्हाट्सएप से खबरें नहीं ली जाती और ना खबरें बनाई जाती है व्हाट्सएप देखकर। कर लेता हूँ, आप टोक लीजिएगा, मैं बात पूरी कर लेता हूँ। शलभ मणि त्रिपाठी जी ने एक बार भी न नीट के परीक्षा का नाम लिया, न महंगाई का नाम लिया। जो अयोध्या में आज भगवान राम लला का मंदिर लीक कर रहा है, जो इन्होंने भ्रष्टाचार की सारे घोटालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसका नाम लिया। जो सरकार जनता को छोड़ दे, स्वयं को भगवान मानने लगे, संसद में तानाशाही ले आए, माइक बंद करा दे, कैमरा मोड़ दे। आज अब तो तानाशाही जितनी सीटें भी नहीं है सर, आजाद हो रहा है। अब तो इतनी सीटें नहीं है तिवारी जी की तानाशाही दिखाए सरकार। ये तो आप खुद कह चुके हैं कि अब तानाशाही चूर चूर हो गई, तानाशाही के खिलाफ मैंडेट आया है। अब क्यों कह रहे हैं कि तानाशाही दिखाई? जो ये तो मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। कमाल है, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। थैंक यू चलिए मैं कोशिश करूंगा राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो सुनवाने की। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हैं। रामकृपाल सिंह जी, राहुल गांधी से गलती हुई या ये राहुल गांधी का 2.0 अवतार वाकई सरकार के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा? देखिए, मैं इस पर कोई फैसला सुनाऊं, अल्टीमेटली फैसला तो देखिए लोकतंत्र में हम अपनी अपनी वकालत करते हैं, लोग अलग अलग खेमों की, मुझे क्या लगा नहीं लगा, फैसला तो जनता करती है। और वो जनता ने अभी 4 जून को जो फैसला किया है वो फैसला सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की जो सबसे छोटी परिभाषा है वही है कि बहुमत का शासन और विपक्ष का सम्मान, यही होता है और ये होना भी चाहिए। रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड स्कोप फॉर माइनॉरिटी। देखिए रामकृपाल जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है हिंदू भारत की मूल भावना है, कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबी हुई है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हम गर्व से कहते हैं
कि हम हिंदू हैं और हिंदू भारत की मूल आत्मा है। अब ये देखिए, रामकृपाल जी अपनी बात जारी रखिएगा इस बात से कि ये राहुल गांधी का जो बयान था, जो मैंने पूछा भी घनश्याम तिवारी जी से कि क्या यहाँ चूक कर गए वो ये कह करके कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो नफरत नफरत नफरत, हिंसा हिंसा हिंसा, असत्य असत्य असत्य। अब योगी आदित्यनाथ ने भी घेर लिया और आने वाले समय में पूरी बीजेपी इसी बात पर राहुल गांधी को घेरने वाली है। देखिए, पहली बात तो अभी बहुत सारी चीजें हो रही थी। मेरा कहना है कि अभी विपक्ष के नेता ने आज भाषण दिया है, कल मोदी जी इसका जवाब देंगे। एक सांसदीय प्रक्रिया होती है, कल शायद, जहां तक मैं समझता हूं, कल ही उनका भाषण है। तो जो भी आज सवाल उठाए गए हैं नेता विपक्ष की तरफ से, जो सदन का नेता है, जो प्रधानमंत्री है, वो कल उसका जवाब देगा। वो क्या होगा मैं उस पर नहीं जाता, अभी तो बहस चल रही है। और ये मैं केवल एक बात कह रहा हूं बड़े सम्मानजनक ढंग से, और मैं सब साथियों से, देखिए हम भी जानते हैं देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन रूल एंड रियलिटी। बहुत फर्क होता है, लेकिन एक फर्क होता है सड़क और संसद में। ये कोई भी हो, आप किसी धर्म के मानने वाले हों, किसी मजहब के, किसी आइडियोलॉजी के हों, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंट्रिस्ट हो, लेकिन ये होता है कि एक सड़क और संसद। मैं अपेक्षा रखता हूं, इतने अपने जो भी 70 साल के अपने जीवन काल में मैंने देखा है जी, कि बहुत सारे मैंने विपक्ष के नेताओं के भाषण सुने हैं, उसमें राइट विंग के भी रहे हैं, लेफ्ट विंग के भी रहे हैं, सबको सुना है। एक जब आप कोई पद आप पाते हैं, भले विपक्ष का पद है, तो आप अधिकार से ज्यादा आप एक जिम्मेदारी भी निभाने की बात होती है कि एक विपक्ष को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं। मुझे ये नहीं कहना है कि जो राहुल जी ने कहा वो सही कहा, गलत कहा, मैं उस पर अभी भी नहीं जाऊंगा। मुझे दुख इस बात का है कि जो मूल विषय था, राष्ट्रपति के अभिभाषण जो एक नीतिगत होता है, उस पर बिंदुवार बात करनी चाहिए। क्यों आने वाला हिंदुस्तान में जो वर्तमान सत्ता है, वह उससे क्या क्या गड़बड़ी हो रही है और क्या क्या उसको सुधार करना चाहिए, किस तरह की हम तस्वीर बनाने जा रहे हैं। देखिए, बेसिक बात तो ये होती है। मुझे आज बहुत ईमानदारी की बात है कि मुझे भी ये सब ठीक है, राहुल जी की लोग तारीफ करेंगे कि बड़ा एग्रेशन है, लेकिन एक बात हमें ये नहीं समझनी चाहिए कि लीडरशिप से लोग सुन लेने और सह लेने की तहजीब की डिमांड करते हैं, न कि बिफरने की डिमांड करते हैं। मेरा केवल यह है कि आज जो भी रहा वो एक ऐसी नौबत ना आती जो चीजों में सत्ता पक्ष को यह कहना पड़ा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, तथ्यात्मक रूप से जो भी सदन में बोला जाए वो सही हो, यह अपेक्षा प्रधानमंत्री से भी है और विपक्ष के नेता से भी। ठीक है। इसके पहले राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता नहीं थे। आज उनकी बात को अगर गंभीरता से सत्ता पक्ष ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके पहले राहुल गांधी नेता विपक्ष नहीं थे। वो एक सिंपल सांसद थे, कभी आते थे, नहीं आते थे, कुछ भी कह के चले जाते थे, वो महत्व नहीं था। लेकिन आज राहुल जी खुद राहुल जी ने कहा कि मैं पूरे विपक्ष की तरफ से ये सारी बातें कह रहा हूं, तो माना जाएगा कि भैया, और लीडर अपोजिशन जो भी बोलता है वो हर चीज पर, आज तो पहला शुरुआत है, पूरे 5 साल, या अभी हमारे मित्र कहेंगे 5 साल नहीं चलेगी, 2.5 साल सही, जब तक चलती है सरकार तब तक जो भी विपक्ष का नेता जो बोलेगा और सत्ता पक्ष का नेता जो बोलेगा, इसको जनता देखेगी। और मेरा ये कहना है कि जनता भविष्य किस पर जाता है वो बात नहीं है, लेकिन एक बात मत भूलिए कि बहुत ज्यादा एग्रेशन को जनता पसंद नहीं करती है, बहुत ज्यादा एक्टिविज्म को जनता पसंद नहीं करती है। जनता उसको पसंद करती है जो समस्याएं उठाए, लेकिन एक उसके विकल्प की तरफ, उसका हल क्या है उसको भी प्रस्तुत करे। ये बड़ा अच्छा लीड आपने अखिलेश प्रताप सिंह जी के लिए दिया है। विवेक श्रीवास्तव जी का मैं रुख करूंगा। विवेक जी, आप कितने नंबर देंगे राहुल गांधी के आज के भाषण को 10 में से? देखिए, इस देश के पत्रकार जब बायस होना शुरू हो जाएं, खासकर वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी, बहुत डिबेट्स करी है मैंने इनके साथ, या आप वन साइडेड ही बोलेंगे? रमेश भिदूरी के बारे में आप क्या बोलेंगे जब गालियां दी जा रही थी? हरिद्वार के धर्म सांसद राहुल गांधी पर डिबेट है, उस पर आ जाइए। आप बोलने दीजिए जरा मुझे। बोलिए। मैं राहुल गांधी पे आ रहा हूं, मुझे टोकियो मत। आप बहुत लेट आए हैं और कम समय मुझे मत दीजिएगा कृपा करके। जब जंतर मंतर के ऊपर नारे लगते हैं मुसलमानों को कटवाने के लिए, तब ये क्या बोलेंगे? देर आए लेकिन दुरुस्त आए विवेक जी। ये इस देश को, हाँ नहीं बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री और ये पार्टी देश को किस दिशा में ले जा रहे थे रामकृपाल जी, आपको दिख नहीं रहा था?
कितना मिलिटेंट हिंदुत्व को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, आपको दिख नहीं रहा था? गोली मारो सालों को जब बोला जा रहा था, आपको दिख नहीं रहा था? और आज उस लड़ाई को लड़ करके हम जो सेकुलर संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, तब आप कह रहे हैं साहब की बुनियादी मुद्दों पे बात होनी चाहिए। तब आपके मुंह में दही जम गई थी पत्रकार के रूप में। विवेक, मोदी सरकार विवेक जी, कर रही थी इस देश विवेक को। जी तमीज से बात कीजिए, मुंह में दही फही मत बोलो। थोड़ा संयमित रहिए विवेक जी, मैं आपकी दर्ज करता हूं। अपनी उम्र का ख्याल रखो, और तुमसे मैं ज्यादा उम्र में हूँ, तुमसे ज्यादा लेफ्ट रहा हूँ, तुमसे ज्यादा मैंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा है जी। आप कृपया हमें भाषण न दें। अपनी बात आप कहिए, अपनी बात आप कहिए, अपनी बात कहिए आप प्लीज। नहीं, आप पत्रकार होकर के आज अगर राहुल गांधी, अरे मुझे सुधारोगे यार, मुझे सुधारोगे, मुझे आप बताओगे, मुझे आप बताओगे। नहीं, आपने ये नहीं, आप लोकतंत्र को मानते हो ना? 4 जून को क्या फैसला हुआ है? 10 साल से तो आप चिल्ला रहे थे, जनता ने किनारे कर दिया हुआ है। कितनी सीटें हैं? ये फैसला हुआ है लेफ्ट इज लेफ्ट की धांधली। फालतू बातें करने आते हो यार। नहीं प्लीज, आप इनके एंकर पे कीजिए। मेरा नाम मत लेना, मुझे पत्रकारिता मत सिखाओ, समझ गए ना? आप इनकी एंकर की बात कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, और विवेक जी, रामकृपाल जी ने यह कहा कि जनता एग्रेशन को पसंद नहीं करती। अगर आप ये मानते हैं कि गोली मारो सालों को और इस तरीके की बयानबाजी हुई, एग्रेशन दिखाया गया, तो उसका नतीजा चुनाव के नतीजों में है भाई। जी बोलिए। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, ठीक है, आप मुद्दे पर आ जाइए। ना रामकृपाल जी पर डिबेट हो रही है, राहुल गांधी पर डिबेट उसी पर आते हैं। कांग्रेस का नाम लिया, मैंने अपनी बात कही। सुन लीजिए 1973 के अंदर 71 की जंग जीत हारने के बाद मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की राजनीति पे उतर आए थे जुल्फिकार अली भुट्टो। एक इमेजिनरी एनिमी बनाया गया था जिसका नाम था हिंदू, और उसको टारगेट किया गया सिर्फ इसलिए कि वोट को पोलराइज करके मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी करें, इलेक्शन जीतें। और हमारे देश में भी एक इमेजिनरी एनिमी है जिसका नाम है मुसलमान, और यह क्रिएशन है भाजपा की, मेजॉरिटी वोट्स को पोलराइज करके इलेक्शन जीतने के लिए। आज राहुल गांधी उसी भाजपाई वर्ग जो कहता है हिंदू खतरे में है, जो कहता है साहब मुगलों का शासन आ जाएगा, यहां शलमणि त्रिपाठी बैठे हैं, अगर ये कहते हैं कि साहब हिंदुओं के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग हो गया, तो ये क्या कह रहे थे? कहते साहब इन्होंने तो पूरा टारगेट मुसलमानों पर जाकर के ले गए थे। आज राहुल गांधी अगर जो कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर आरएसएस की आइडियोलॉजी को चैलेंज करना पड़ेगा। अयोध्या हारे, चित्रकूट हारे आप, और कम से कम 10 ऐसी जगह बता सकता हूं जो धार्मिक हिंदू बाहुल्य हैं, जिसमें भाजपा को हराया गया। रामपथ अयोध्या में बना हुआ है, धंस चुका है, गर्भगृह में पानी गिर रहा है, एयरपोर्ट टूट रहे हैं। ये कौन सा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है? इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा। यहां बैठे हैं शलमणि त्रिपाठी, और रक्षा मंत्री ने कहा साहब 1 करोड़ रुपया अग्निवीर को दिया जाएगा। 2 प्रश्न है मेरे। एक 73-74 साल का बुजुर्ग नरेंद्र मोदी फिर से चाहता है उसकी नौकरी बढ़ाई जाए, और आप अग्निवीर में 4 साल के बाद रिटायरमेंट दे रहे हैं। उसमें जेडीयू भी इनके साथ नहीं आएगी आगे, आप देखिएगा। 1 करोड़ के कॉम्पनसेशन की बात करी रक्षा मंत्री ने। कृपा करके मुझे शलमणि त्रिपाठी बताएं उसमें इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है, सेवा निधि क्या है, और जरा ब्रेकअप शलभ जी से मैं जवाब लूं उससे पहले रामकृपाल जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। रामकृपाल जी, फिर शलभ जी के पास आता हूं। मैं बड़ी शालीनता से डीके दुबे जी भी हैं, मैं पहुंचूंगा। इस देश में कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता से बाहर रहेगा, जनता तय करती है, मेरे या किसी के नहीं। विवेक जी, सन 70 से इस देश का लेफ्ट क्या कर रहा था? आज 54 साल हो गए, 54 साल। आप 73 की बात कर रहे हैं ना? 54 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? जनता क्यों आपको दुत्कारती जा रही है? क्यों नहीं आपको मोदी की जगह पे वो बैठाना चाहती है? क्यों? आप लोकतंत्र को न मानना तानाशाही है, ये फासिज्म है। और मैं दुर्भाग्य से कहता हूं कि हमारे यहाँ के लेफ्ट लोग आज कांग्रेस का समर्थन करके वे वो काम कर रहे हैं जिसका दुनिया में कहीं भी वामपंथ ने नहीं किया, कहीं भी वामपंथ ने नहीं किया, और यही आपकी दिक्कत है। ठीक है, शलभ जी जवाब दीजिए। अब देखिए, श्रीवास्तव के कुछ सवाल थे। मैं वामपंथ में क्या बोलूं, मैं एक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। जनता से पूछिएगा तो वामपंथ को लेकर जनता के मन में एक प्रकार का शब्द आता है, वो है धूर्तता। कैसे लोग हैं आप देखिए, सेकुलरिज्म की बात करेंगे लेकिन पूरा का पूरा निशाना कहां होगा? एक साहब यहां बैठे हैं, नाम नहीं लूंगा, कहते हैं मैं नास्तिक हूं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। नाम उनका जरूर हिंदू नाम है, पर वो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, लेकिन हमला कहां करेंगे? हिंदुत्व पे हमला करेंगे।
राहुल गांधी ने जिन शब्दों का उपयोग किया है उन शब्दों पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, और इसीलिए आप लाख कलपते रहिए, लाख तड़पते रहिए। इस देश की महान जनता ने, ठीक है, शब्दों का समर्थन करते हैं, बोलने दीजिए, हम उनके शब्दों का समर्थन करते हैं। आज देखिए भाई मुस्कान जी, इनको रोकिए। मैंने ठीक है विवेक जी सुन लीजिए, आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात। देखिए सीटें, इनकी हालत क्या हो गई है कि दोनों सब आपस में जैसे बेबेल खिचड़ी होते हैं। राहुल गांधी कम्युनिस्ट है कि राहुल गांधी कांग्रेसी है, समझना मुश्किल है। विवेक श्रीवास्तव कम्युनिस्ट है कि विवेक श्रीवास्तव कांग्रेसी है, समझना मुश्किल है। ये सब मिलकर ऐसी बेबेल खिचड़ी बनाए हुए, और इसीलिए देखिए देश की जनता ने जनादेश दिया है। देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को बैठाया है, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया है। आप कलपते रहिए, तड़पते रहिए, सीटें घटना बढ़ना, इसका आकलन करते रहिए। फला जगह जीत गए, हाँ अयोध्या में हार गए, कहते हैं अयोध्या हार गए, आप कलपते रहिए, समीक्षा करते रहिए। अयोध्या आप जीत गए, उसको लेकर ढोल नगाड़ा पीटते रहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस देश के बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इसको लेकर आप 5 साल तक कलपेंगे, 5 साल तक कलपेंगे, और फिर जब 5 साल बाद बोलने दीजिए, ये मत कीजिए, वरना मुझे भी टोकना आता है। आप 5 साल तक इसी को लेकर पीटते रहिएगा, और फिर आप विपक्ष में बैठेंगे, क्योंकि इस देश की जनता जानती है कि आज राहुल गांधी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, और राम कृपाल जी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट, हमारी वैचारिक उनसे मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया, राहुल गांधी की भाषा और आप विवेक श्रीवास्तव आपकी भाषा, एक तरह का नक्सलिज्म आपके भीतर नजर आता है। ये सीनियर जर्नलिस्ट जिनसे हम लोगों ने सीखा है, हम लोगों ने जिनको पढ़ा है, उनके बैठ के आप मुंह में दही जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और राहुल गांधी पार्लियामेंट के भीतर बैठ के हिंदुत्व के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो व्यक्ति जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसको जीसस क्राइस्ट ने कहा था या महात्मा गांधी जी ने कहा था, उनको ये भी नहीं पता। आप उनको महापुरुष बनाने पर तुले हैं। वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा गाल आगे कर देंगे। आप उनको बड़ी खुशी के साथ आप उनको महापुरुष बनाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इस देश के लोग जानते हैं कि इसकी विचारधारा क्या है, कौन देश के साथ खड़ा है। चाइना में बारिश होने पर हिंदुस्तान के भीतर जो लोग छतरी खोलते हैं ना, चाइना में बारिश हो रही थी अनुराग भाई, तो कुछ लोग हिंदुस्तान में छाता खोल लेते हैं। उनको देश के लोग जानते हैं कि वो गद्दार हैं, वो चाइना के साथ खड़े हुए जब भारत चाइना का युद्ध हुआ। और इस देश में आइडियोलॉजी ऐसी भी है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में क्लैश होता है, देश विचारधारा पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है। इन गद्दारों से देश निपटना जानता है। इस गद्दार विचारधारा का मुकाबला देश के लोग करते हैं, और देश आप विपक्ष में बैठे हैं, आगे विपक्ष में बैठेंगे। ममता दीदी ने आपका इलाज किया, ममता दीदी ने बहुत खूबसूरत इलाज आपका किया है। लोग ऐसे इलाज करेंगे, आपकी सफाई हो चुकी है, आप चिंता मत करिए। सभी को बहुत देर से डीके दुबे साहब बड़े धैर्य से सुन रहे हैं, उनसे भी एक कमेंट में ले लेता हूं। डीके दुबे साहब, विवेक श्रीवास्तव जी का कहना है कि वो राहुल गांधी की बात को इंडोर्स करते हैं, क्योंकि इस वक्त जरूरत है, ये वक्त की मांग है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी को चैलेंज किया जाए, क्योंकि वो देश के लिए ठीक नहीं है। अनुराग जी, टीवी चैनल पर बैठकर कौन किसको इंडोर्स करता है, ये एक डिफरेंट विषय है। विषय ये है कि किस यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस चल रहा है, किस क्लास का क्या सिलेबस चल रहा है, और उस सिलेबस में वही पढ़ाया जाएगा या दूसरा पढ़ाया जाएगा। सवाल ये था कि जो संसद चल रही है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चल रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों पर चर्चा होनी थी। अब आप ये कहते हैं कि क्लास 2 में मैं दूसरे बाहर की कोई दूसरी फिलॉसफी बात करूंगा, और मैं इसका जो सिलेबस है, आज का जो कार्यक्रम है, उस पर बात नहीं करूंगा। ये कौन सी संसदीय परंपरा का पार्ट है? ये कौन सी संसद चलाना चाहते हैं और किस प्रकार की संसद चलाना चाहते हैं? आप भगवान की तस्वीर वहां दिखा रहे हैं, क्या संसद में आज की चर्चा का वो विषय था? आप वहां जीसस क्रिस्ट को काउंट कर रहे हैं, क्या वो कोई रिलीजियस प्रोपोगेशन था? आप वहां पर जाकर दुनिया भर की हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और दूसरी बातें कर रहे हैं। क्या आज के सिलेबस में या आज के पॉइंट ऑफ ऑर्डर में कहीं पर भी कोई बिंदु था ऐसा जो राष्ट्रपति महोदया ने बोला हो और उस पर आप चर्चा कर रहे हो? तो जब आप इररेलेवेंट चर्चा करेंगे जिसकी रेलिवेंस ही ना हो, तो मुझे बता दीजिए कौन सी संसदीय चर्चा हो रही है? नहीं, किसी की बात। क्या महंगाई इररेलेवेंट है? क्या महंगाई इररेलेवेंट है? क्या नीट इररेलेवेंट है? नहीं, बात क्या मणिपुर इररेलेवेंट है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रपति महोदया ने नीट पर बात की है,
उस पर चर्चा करिए, उसको लेकर आइए। लेकिन आप जो तस्वीरें वहां पर दिखा रहे हैं, बाहर से लेकर गए हैं और काउंट कर रहे हैं, बाहर की दुनिया भर की चर्चा कर रहे हैं, उसकी रेलिवेंसी मुझे बता दीजिए क्या है। नीट पर चर्चा होनी चाहिए, ये तो बात अध्यक्ष महोदय ने भी कहा था और उस समय संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा था कि भाई आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करिए, नीट पर पूरी चर्चा करिए, आपकी बात का एक एक जवाब दिया जाएगा। क्या नीट की चर्चा के अतिरिक्त ये दुनिया भर का जो बताया गया कि भाई मल्टी हमला कर दिया गया है, ये हमले रेलिवेंट हैं क्या? आज की चर्चा के विषय थे क्या? आपको अच्छे लग सकते हैं, मुझे अच्छे लग सकते हैं कि भाई आप खड़े होकर खूब गालियां दे रहे हैं, मुझे अच्छी लग रही हैं, आप अच्छी दे रहे हैं, लेकिन नहीं, आप बताइए राष्ट्रपति के अभिभाषण में किस प्रकार से रेलिवेंट है सर? मुझे बताइए राष्ट्रपति के अभिभाषण क्यों रेलिवेंट है? रेलिवेंट इसलिए है, कैसे रेलिवेंट है? मैं बता देता हूं, रेलिवेंट इसलिए है, 10 सेकंड लूंगा। तस्वीर पर कोई चर्चा की दो मेंबर विवेक जी सुन लेते हैं, पहले आपत्ति जता लीजिएगा, सुन लेते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं कि क्या राष्ट्रपति महोदया ने शिवजी की तस्वीर पर कोई चर्चा की थी? क्या उन्होंने वहां पर राम पर कोई चर्चा की थी या कोई ऐसी चर्चा की थी जो आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो पूजा पाठ पद्धति और रिलीजियस वर्सेस रिलीजियस, ऐसी तो कोई चर्चा मुझे नहीं लगता कि उनके अभिभाषण में हुई। अगर ऐसी नहीं हुई तो उस पर चर्चा क्यों हो रही थी? उसके लिए अलग से आपके पास 0 आवर्स होते हैं, चर्चा हो रही है पर आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर शिवजी की चर्चा हो रही है क्योंकि स्पीकर ने अपना राजधर्म नहीं निभाया, इसलिए चर्चा हो रही है। किस विषय पर चर्चा हो रही है? स्पीकर ने राजधर्म नहीं निभाया, इसलिए चर्चा हो रही है। जब एक मेंबर पार्लियामेंट शपथ लेने जाता है और लास्ट में कहता है जय हिंदू राष्ट्र, तो क्यों नहीं उसको डिस्क्वालीफाई किया स्पीकर ने? जब से सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। और दीपेंद्र हुड्डा जब जाकर के जय संविधान कह देते हैं तो ओम बिरला को मिर्ची लगती है और कहते हैं संविधान के तहत ही तो सब कुछ है। भाई शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए। स्पीकर के बारे में आप बात कर रहे हैं भाई विवेक श्रीवास्तव जी, आप स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं कि मिर्ची लग जाती है। आप तो बड़े सभ्यता के शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शब्दों की कमी थोड़ी है आपके पास। इतने सम्मानित पद के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं साहब, आप चाटुकारिता आप करिए साहब, मैं नहीं चाटुकारिता मैं कब करता हूँ? आपको नजर आया सर? अब आप मुझ पर हमला कर दीजिए। इसमें चाटुकारिता क्या है? अगर मैं आपको सभ्यता से बोलने की नसीहत दे रहा हूँ तो इसमें चाटुकारिता क्या है? नहीं, व्हाट इज जय हिंदू राष्ट्र? नहीं, जय हिंदू राष्ट्र और मिर्ची लगने में कोई फर्क है कि नहीं है? आप बोल दीजिए विवेक श्रीवास्तव, मिर्ची लगने में कोई फर्क है कि नहीं है? तो जी टेलीविजन मेरे लिए सभी सम्मानित मेहमान है, लेकिन आप इस तरीके से यहाँ अपने अपमान की डिक्शनरी खोल के मत बैठिए। तमीज से बात कीजिए, मैं सबको बराबर मौका दे रहा हूं। क्या जी टीवी और आप चाटुकार बोल रहे हैं मेरे को? एंडोर्स करते हैं। जनता ने निकाल के बाहर फेंक दिया आपको, लेकिन आपको बोलने की तमीज नहीं आई अभी तक। कमाल कर रहे हैं आप। मैं आपको सभ्यता सिखा रहा हूं, आप मुझे चाटुकार कह रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, डीके दुबे साहब की बात का क्या जवाब देंगे आप? कि चर्चा क्या आज शिव जी पर होनी थी, जीसस क्राइस्ट पर होनी थी? विवेक जी चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, अब आपकी बारी पे बोलिएगा। आप जब बोलते हैं कोई नहीं बोलता है। नहीं, जब मैं डिसेंटली बात कर रहा हूं आप भी डिसेंटली बात करिए। आप मैं कह रहा हूं आप शांत हो जाइए। आप यहाँ सबको नसीहत देने के लिए नहीं आए, आप मेरे सम्मानित गेस्ट हैं। जो पूछा जाए उस पर जवाब दीजिए। अनुराग जी, आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं, असभ्यता नहीं देंगे आप। आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, असभ्यता नहीं देंगे आप। जो मन में शब्द आएगा वो नहीं बोलेंगे आप। असभ्यता आपने दिया है। मैं बोलूं? मुझे मत सिखाइए। रामकृपाल जी को पत्रकारिता सिखा रहे हैं, मुझे एंकरिंग सिखा रहे हैं। राजनीति आपको नहीं आई, जनता ने निकाल के बाहर कर दिया, आपको खारिज कर रखा है। आपको इतना बोलने का मौका दे रहा हूं, सौभाग्य समझिए आप। मत बुलाया करिए आप, मत आया करिए आप, मत आया करिए, मत आया करिए, मना कर दिया करिए, मना कर दिया करिए साहब। ये तो आपका विवेक है। आप आते क्यों हैं? आपको बुलाता कौन है ये बताइए। आप कहीं और चले जाया करिए जो बुलाता हो। खैर, अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं बार बार कह रहा हूं सभी मेरे सम्मानित हैं। अगर फिर भी आप ये सुनना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कि मत आया करिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, डीके दुबे साहब ने कुछ सवाल पूछे, आप जवाब देना चाहेंगे? एकदम मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आदरणीय दुबे जी राजनीतिक विशेषज्ञ आपने इनके नाम के नीचे लगा रखे हैं। संभवतः हम सोचते थे कि इन्हें कुछ संसदीय प्रणाली या राजनीति का अध्ययन होगा। पहली बात तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदय ने नीट पे बात नहीं की, संभवतः राष्ट्रपति का भाषण नहीं सुना होगा। दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष जो होता है, सरकार के राष्ट्रपति का जो भाषण वो सरकार के ऊपर होता है और सरकार पूरे देश का जो मौजूद विषय है उसकी जिम्मेदार होती है और बहस
जो देश में ज्वलंत समस्या है उस पर होती है, उन्हीं को लेके होती है, सरकार को उस पर आईना दिखाया जाता है। कोई उत्तर और प्रश्न उत्तर का नहीं होता सदन में बहस, और 3 लोगों को कभी भी बोलने की पूरी अधिकार होता है, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री को। तो पहले ये टेक्निकल बातें संभवतः नहीं पता होगा, आपने राजनीतिक विशेषज्ञ रख रखा है। दूसरी बात, हम आदरणीय अपने बड़े भाई, हमारे भाई के समान हैं, रामकृपाल सिंह जी से मैं असहमत व्यक्त करते हुए कहता हूं कि उन्होंने कहा मेरे बात का जवाब आप न दें। भाई यही तो लोकतंत्र है कि जवाब, किसी की भी बात का जवाब दिया जाता है और उसे सुनना भी चाहिए सम्मान पूर्वक। मत भिन्नता हो सकती है, असहमति हो सकती है, विरोध हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में ठान लेना है कि आप मेरा जवाब मत दीजिए। नहीं, मैंने कहा कि एंकर से बात कीजिए। उन्होंने जो दही जमाने वाली बात कही थी उस पर आपत्ति दर्ज की गई, लिख रखा था। नहीं वही मेरा कहना है कि जो व्यक्तिगत हमला बिना किए भी आप असहमति व्यक्त कर सकते हैं कभी भी। अखिलेश भाई, हम आप इतनी बार डिबेट में रहे हैं। देखिए, आदर्श की बातें करना, देखिए एक तरफा आदर्श की बातें करना, मैं भी तो एक जनरल सी बात कर रहा हूं और आप उस पर भी आपत्ति कर रहे हैं। नहीं, मैं आपत्ति हम भी तो यही कह रहे हैं कि आपने कहा कि जनता ने जवाब दे दिया, जनता जवाब दे रही है। अगर जनता किसी को हरा दे रही है तो क्या वो सत्य को उजागर न करे, या वो जो देश की मनोस्थिति है, जो समस्याएं हैं, क्या उस पर वो अपने विचार न रखे कि जनता ने जनादेश दे दिया, अब हम खामोश रहें, विपक्ष घर चला जाए? ये जो सोच है ये भी लोकतांत्रिक नहीं, लेकिन नीट की परीक्षा पर जो आपने, अखिलेश जी, मैं आप ही को मौका दूंगा, कहीं और नहीं जा रहा, आप ही से बात कर रहा हूं। अखिलेश जी, जो आपने कहा कि भाई मैं बस इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उन परीक्षार्थियों के लिए कुछ करे, उनके परिवारों की तरफ देखे। एक तो राहुल गांधी ने उसे अमीरों की परीक्षा बता दिया, फिर आप कह रहे हैं कि उनका घर देखें, उनकी गरीबी देखें, उनकी मेहनत देखें। चलिए, मैं उस विषय पर नहीं जाता, मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के हिसाब से हर बिंदु डिस्कस होगा। तो यह कहना कि नहीं पहले यही डिस्कस किया जाए, या बहुत सारे मुद्दे एक साथ ले आना, सिंपल सा एक सवाल यह है कि क्या ये संसद को चलने देने की प्रक्रिया है? यही एकदम संसद इसी तरह के लोकतंत्र से चलती है। आप गाइड करेंगे कि क्या विपक्ष को बोलना है, क्या विपक्ष को सिर्फ बोलना है और कितने देर बोलना है और किन सब्जेक्ट पे बोलना है। विपक्ष कभी भी किसी भी मौके पे, अगर देश में कोई मौजूद व्यवस्था है, स्थिति है जिसपे बात करना जरूरी विपक्ष समझता है, तो नेता प्रतिपक्ष को यह अधिकार है, कभी भी खड़े होकर वो बोल सकता है और उसे अवसर दिया जाता है। ऐसा नहीं है, अगर उसकी बात में गंभीरता होगी तो स्पीकर और समय देता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। सदन में आप कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा कितनी बार हुआ है अखिलेश जी? कि आपको कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा कितनी बार हुआ है कि विपक्ष के नेता को बोलने दिया गया और जब तक वो बोलना चाहता उसे बोलने दिया गया? कार्यकाल में आप जो है मीरा कुमार जी के समय और समय स्पीकरों का व्यवहार देख लीजिए, तो संगमा जी के लगाया, चटर्जी जी से लगाया, सबका, और अब के स्पीकर का व्यवहार देख लीजिए, और तब के लीडर ऑफ द हाउस अटल जी के भी समय का देख लीजिए और अब का देख लीजिए। बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, कितना हरास हुआ है सत्तारूढ़ दल के तरफ से और पीठ के तरफ से। और देखिए, आपने बात की तो कह दे रहा हूं, वो पीठ व्यक्तिगत नहीं है कि हमारे ठीक है, वो व्यक्तिगत संस्कार सबके हैं कि कोई बड़ा आएगा तो आदर से उठा जाएगा, लेकिन लीडर भी, लीडर अपोजिशन भी सदन में बैठा रहता है, जब स्पीकर आता है सब खड़े होकर के स्पीकर का अभिवादन करते हैं। स्पीकर सदन जब चल रहा है, पीठ पे बैठा है, तो पीठ सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी हो, मंत्री हो, पूरा सदन खड़ा होके उनका अभिवादन करता है। ठीक है, शलभमणि त्रिपाठी साफ तौर पर अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि स्पीकर महोदय अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से नहीं कर रहे हैं, जैसे मीरा कुमार किया करती थी, जैसे संगमा साहब किया करते थे। अनुराग जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी 100 लोगों को सस्पेंड किया था। सुनिए अखिलेश जी हमारे सीनियर एमएलए हैं, मतलब उससे पहले एमएलए रहे, हम सब इनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने बातों को घुमाया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कभी भी खड़े होकर कुछ भी चर्चा कर दे, ऐसा नहीं हो। हम लोग भी विधानसभा के पार्ट हैं, मैं भी विधानसभा का सदस्य हूं, यहाँ देवरिया की जनता के आशीर्वाद से।
चर्चा होती है, स्पीकर तय करते हैं और नियमों के अनुसार चलता है। बाकायदे पूरा मेमोरेंडम होता है, पूरा उसमें सूची होती है, कौन सी सूची में प्रश्न पूछे जाएंगे, कब जो है बहस की बात आएगी, कब राष्ट्रपति जी के या राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, कब विपक्ष का मुद्दा लेकर आता है, कब कोई ऐसी स्थिति आती है या आपात स्थिति आती है, वो सारी नियमों के हवाले से होता है। सारे उसमें नियम होते हैं प्रोसीडिंग के, किसी भी हाउस के वो नियम होते हैं और स्पीकर साहब तय करते हैं कि इस पे कब क्या चर्चा करना है, क्योंकि हाउस चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। पहली बात तो देखिए, अखिलेश जी ने बता दिया कि नहीं साहब, राहुल गांधी जी अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं, जब चाहेंगे जिस पे चाहेंगे चर्चा करा लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक बात मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि देखिए कैसा व्यवहार होता था, तो विपक्ष में बैठे अखिलेश जी, विपक्ष में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी जी का कैसा व्यवहार था, विपक्ष में बैठे आदरणीय आडवाणी जी का व्यवहार कैसा था, विपक्ष में बैठी आदरणीय सुषमा स्वराज जी का व्यवहार कैसा था, विपक्ष में बैठे प्रमोद महाजन जी का व्यवहार कैसा था। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा देश जानता है कि विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार का आचरण प्रस्तुत करते थे कि जब जब देश की कोई बात आई तो अटल जी जाकर देश का नेतृत्व करते थे, और भले कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं, ठीक है हम हाउस के भीतर मत भिन्नता होगी लेकिन देश को हम नहीं झुकने देंगे, देश को हम कहीं आड़े नहीं आने देंगे। आज क्या स्थिति है कि आपका जो भाषण होता है, राहुल जी का जो भाषण होता है, उस भाषण का उपयोग कौन करता है? हमारे देश के दुश्मन करते हैं। कि देखो साहब, भारत में राहुल गांधी जी ने कहा कि चाइना के लोगों ने भारत के सिपाहियों को पीटा, भारत के सैनिकों को पीटा, ये दुनिया में चर्चा होती है राहुल गांधी जी के भाषण को लेकर। तो क्या आप जरा देखिए राहुल गांधी जी कहां चल रहे, आपको लगता है कि ऐसा है, कैसा उचित है? और जहां तक बात है कि निश्चित तौर पर मैं इसका जवाब दूंगा। दे दीजिए, मैं एक बार घनश्याम तिवारी जी के पास भी जाना चाहूंगा। सुनिए, मैं ज्यादा देर जवाब नहीं दूंगा, थोड़े दूं। देखिए, यही है कि जो इनसे मतभिन्न हो जाए, चाहे वो किसान रहे हो, चाहे नौजवान रहे हो, चाहे पत्रकार रहे हो, चाहे साहित्यकार रहे हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी रहे हो, ऑन रिकॉर्ड मिनिस्टरों ने बोला है कि वो नक्सली हैं, वो खालिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो देशद्रोही हैं, वो हिंदू विरोधी हैं। ठीक है, जो भी इनसे असहमत हो जाए। हाँ। और आज ये राहुल गांधी के भाषणों को बताने चीन यूज करते हैं। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री का वो भाषण दिखाइए ना, जिसमें बोला उस पर भी चर्चा करेंगे। घनश्याम तिवारी जी, घनश्याम तिवारी जी आया है, और दूसरे दिन पीएमओ ने खुद खंडन किया था। घनश्याम तिवारी, इमरजेंसी की बात पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी हुई थी। अब क्या आपको लगता है कि अगर इसी तरीके से तथ्यों से परे राहुल गांधी संसद में कुछ बोलते हैं तो अखिलेश यादव के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा साथ में रहना? पहले आप अपने आप को सुधार लें, राहुल गांधी को तथ्यों से परे कहना बंद करें। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के आरोप की बात कर रहा हूं। ये अपने आप को मैं भारतीय जनता पार्टी के आरोप की बात कर रहा हूं। अखिलेश प्रताप सिंह सर्टिफिकेट देंगे क्या? आप बताइए कि क्या नहीं, आप बताइए, मैं पूछ रहा हूं तथ्य आपको गिना। भाई क्या अग्निवीर संसद में गृह मंत्री ने उठ के कहा कि राहुल गांधी भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं? परे है। ये तो मैंने भी शलभ त्रिपाठी से पूछा, ये तो मैंने भी डीके दुबे जी से पूछा कि क्या महंगाई इररिलेवेंट है? आगे ने जवाब दीजिए। देश का, अरे मैं कह रहा हूं, आप राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से अनर्गल आप जजमेंट दे रहे हैं, ये मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा सर, मैं यहाँ सवाल पूछने के लिए बैठा हूँ, जजमेंट देने के लिए नहीं बैठा। जजमेंट तो यहाँ किसी का नहीं चलेगा। किए हैं आपने, सवाल में किया कि राहुल गांधी जो इररिलेवेंट बातें कर रहे हैं। भाई गृह उलझाइए मत, गृह मंत्री ने यही कहा है जो मैंने कहा है। अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए नहीं मिलते, ये किसने कहा? क्या ये तथ्य है? क्या ये तथ्य है? कमाल कर रहे हैं आप। अब आप घनश्याम तिवारी जी का समय ले गए। बात की सिर्फ कंपनसेशन की बात की, हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं ना। मैं तो सिर्फ तथ्य की बात कर रहा हूँ। तथ्यों से परी बात थी कि नहीं थी कि अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए नहीं देती सरकार? कमाल कर रहे हैं आप। जवाब दिया। मैं माफी चाहूंगा घनश्याम तिवारी जी, मेरे पास समय की अब कमी है, लेकिन हम बैठते रहेंगे और अगली बार मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके साथ न्याय हो पाए। अब अखिलेश जी जो थे वो बोल गए और आपको समय नहीं मिल पाया, लेकिन सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल के साथ ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए इजाजत।